बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए आज, क्योंकि इंसेप्टियो इतना बड़ा हो चुका है दैट वी हैव आर रिस्पेक्टेड सर विद अस, मिस्टर SK सिंह. ही इज़ HOD ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. और यार सर के बारे में सर से और ज़्यादा जानेंगे, सर की लाइफ के अंदर थोड़ा सा चलेंगे और सर से और पूछेंगे कि सर ने क्या क्या किया है लाइफ में. सब सर को जानते हैं एज HOD ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट. तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू. सर, मतलब मैंने देखा है कि जब एक बच्चा ओरिएंटेशन में बैठता है कॉलेज की, तो वहाँ पे सर उस बच्चे के दिमाग में होता है कि मेरी ब्रांच मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कॉलेज में. तो कई लोगों के दिमाग में होता है कि मेरे को तो IT लेनी है, या मेरे को तो कंप्यूटर साइंस लेनी है, मेरे को कोई और ये वाली ब्रांच लेनी है. तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको क्यों लगता है कि इतनी ज़्यादा बेटर एक ब्रांच है? अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि दिन पर दिन जो है ये पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की समस्या बढ़ रही है. ये हम अगर वे बैक जाएं तो 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी, वहाँ पे जब देखा गया कि दो बड़ी समस्याएं आई थी, ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी जो है ओजोन डिप्लेशन की. तब जो सारे देश एक साथ बैठे थे और अर्थ समिट का नाम दिया गया था. वहाँ पे ये हुआ था कि अब हमें जो है ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि हमारा जो है इन्वायरमेंट को हम इफ़ेक्ट करें या इन्वायरमेंट को प्रदूषित करें. तो तब से जो है इन्वायरमेंट की तरफ एक ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा. तब से ये हुआ, तब ये लोगों को समझ में आया कि जो है अगर पर्यावरण के साथ हम वी हैव टू लिव विद फ्रेंडली विद एनवायरनमेंट. अगर हम इन्वायरमेंट को अगर इफेक्ट डालेंगे, एडवर्सली इफेक्ट डालेंगे, तो इन्वायरमेंट भी हमें एडवर्स इफेक्ट डालेगा. इस वजह से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई. ग्लोबल वार्मिंग हुआ, जिससे क्लाइमेट चेंज की कितनी प्रॉब्लम आ गई है. जिससे क्या क्लाइमेट चेंज में हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा का सारा सिस्टम जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है. तो कहीं पे भी बारिश हो रही है और कहीं पे जो है सूखा पड़ रहा है. ये देखा होगा आपने, इधर भी कुछ दिनों में देखा होगा, ये बहुत कॉमन हो गया है. और जैसे साइक्लोन अभी जो है इंडिया में ही, हमारे देश में ही अभी वेस्ट बंगाल में आया था साइक्लोन, और अभी उसके बाद फिर महाराष्ट्र में आया. तो इस तरह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि बड़ी होती, गंभीर होती गई, जिसकी वजह से आज हम इस स्तर पे आ गए कि अगर नहीं सोचे कि इन्वायरमेंट को हमें अच्छी तरह रखना है, तो ये समस्या जो है ऐसी गंभीर हो जाएगी, हमारी वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खतरे में आ जाएगी. क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते रहे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि इन्वायरमेंट हम ही नहीं रहने देगा. इतनी बीमारियां आ जाएंगी, इतना क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आएंगी. तो जैसा कि आपने कहा कि हम कुछ ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोग्राम अभी शुरू हुआ. हम लोगों ने यहाँ पे, पहले ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था, तो वो 1998 में इसकी हम लोगों ने शुरुआत किया था, जब वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था. क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि पहले जो है ये पर्यावरण को इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का या केमिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन होता था, जिसकी वजह से एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोग्राम हुआ करता था. वो एक स्पेशलाइजेशन था, बीटेक के बाद जो लोग करना चाहते थे वो करते थे. लेकिन धीरे धीरे ये देखने में आया कि इतना गंभीर विषय है इन्वायरमेंट का कि हमें जो है बच्चों को जो है शुरू से जो है एंट्री लेवल पे जो अगर पता चल जाए उनको कि जो है कि इसकी कितनी गंभीरता है, उसको कैसे करें तो तब उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उस समय शुरू किया था. हम लोगों ने शुरू किया तो ये सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक साथ शुरू किया था. उसी के बाद जो है और कुछ कॉलेजेस ने जो है, दिल्ली में भी 2-3 कॉलेजेस ने स्टार्ट किया था, और जो है महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस ने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ ही कॉलेजों में था. और अभी पिछली साल बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम IIT बॉम्बे ने स्टार्ट किया. क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है, आज के इतनी ज़रूरत है, क्योंकि दिन पर दिन ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. जैसा कि आप लोग दिल्ली से ही हैं, दिल्ली में देखते हैं कि इन्वायरमेंट की समस्या कितनी ज़्यादा होती जा रही है. जैसे कि जो है दिसंबर जनवरी में जो है ये दिल्ली जो है एक इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है कि ये एक चैम्बर के रूप में गैस चैम्बर बन जाता है, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था. तो इन सभी को देखते हुए हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो इस पोल्यूशन तो है, ये बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन तो होगा, उसको हम लोग रोक नहीं पाए, वो चीज़ों को रोक नहीं सकते, क्योंकि साथ साथ जो है हमें अपनी नीड भी पूरी करनी है, हमें
डेवलपमेंट भी वो होना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाना है, लेकिन उतना ही करना है जिससे कि जो है कि हमारे इन्वायरमेंट को भी हम बचा के रखना है। तो जैसा कि आपने दूसरा सवाल जो किया था कि लोग जो आजकल के बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस, आईटी या आईटी रिलेटेड कोर्सेज ज़्यादा करना चाहते हैं, उसका तो केवल एक ही रीज़न है कि बच्चों को उसमें जॉब थोड़ा आसानी से मिल जाती है। अब ये आईटी और कंप्यूटर का एरा आ गया है, तो जिसकी वजह से वो जो है सॉफ्टवेयर का है, उसकी वजह से उनको जॉब मिलती है, तो लोग उसको पहले प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो तो आईटी और कंप्यूटर ये रहेगा, लेकिन आईटी और कंप्यूटर जो कर रहे हैं वो किसी न किसी समस्या, किसी न किसी को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक इंजीनियरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जब बेसिक इंजीनियरिंग के लोग रहेंगे और ये कंप्यूटर इंजीनियर, दोनों मिल करके दोनों को काम करना है, इसलिए जितना उधर की ज़रूरत है उतना बेसिक इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। इस तरह से जो इन्वायरमेंट के फील्ड में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो लेकिन जैसा कि मैं बच्चों को आते हैं मेरे पास पर राय लेने के लिए, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि अगर आपने कंप्यूटर ले लिया या आईटी ले लिया तो बहुत अच्छा है, विल गेट द जॉब और पैकेज भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन क्या है कि अगर कंप्यूटर इंजीनियर अगर इन्वायरमेंट इंजीनियर बनना चाहेगा तो नहीं बन सकता। और अगर एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, कल वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है तो वो कल कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करके अपना एक्सपीरियंस से आप जो है वो कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, अगर सॉफ्टवेयर में कोई जाना चाहता है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो वो जा सकता है, और बच्चे हमारे सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर में भी जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो हम इसलिए वो बच्चों को कहा जाता है कि ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो पहले एडमिशन लेते हैं, तब उनको लगता है कि थोड़ा हम अगर कंप्यूटर लिए होते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जैसे ही वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पहुँचते हैं तो उनका विचार बिल्कुल ही बदल जाता है, क्योंकि उनके पास तो जॉब भी प्रॉस्पेक्ट बहुत है, और उनके अगर कहीं हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो उनको, आपको मैं बताऊं कि जितना जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था या दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी था, जो कि बेस्ट कॉलेजेस में एमएस करने अमेरिका जाते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बाहर भी जा कर के बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक जॉब प्रॉस्पेक्ट है, अब तो जॉब प्रॉस्पेक्ट भी बहुत अच्छा हो गया है। जॉब प्रॉस्पेक्ट अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी इंडस्ट्री में अब ये हो गया है कि आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियर रखना ही रखना होगा। तो इस करके जो है सभी सारे पीएसयूज़ में, सारे जो इंडस्ट्रीज़ में, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, सभी जगह इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स का बहुत स्कोप। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक एनवायरमेंटल इंजीनियर या एक सिविल इंजीनियर या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ही कैन परस्यू दैट, नॉट इंजीनियरिंग बट ही कैन परस्यू दैट इंटरेस्ट ऑफ हिज, और वो बन सकता है आगे जाके ये चीज़। ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी सोच है। उसके साथ सर मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि ये दोनों ब्रांचेस, सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एक साथ चलती हैं, दे गो हैंड इन हैंड, तो इन दोनों में असली डिफरेंस क्या है? जैसा कि हमने अभी बताया कि अभी तक क्या था कि ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग था ये स्पेशलाइजेशन था सिविल इंजीनियरिंग का। आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करते थे, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम ऑफर करते थे, और इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग का भी स्पेशलाइजेशन केमिकल इंजीनियर्स भी आते थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और सब जगह से पोल्यूशन होता है उसकी स्टडी करते थे। तो ये जो है अभी यहाँ पे चूँकि उसका स्पेशलाइजेशन था, सिविल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन था, इसलिए सभी जगह वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही मास्टर्स प्रोग्राम हुआ करते थे। तो उसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे हमने यहाँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो पहले दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोगों ने जो है सिविल इंजीनियरिंग में ये बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू किया। और क्या होता है कि बीटेक जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसमें हम सारा पोल्यूशन देखते हैं। पोल्यूशन में भी जो क्या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बेसिकली सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, बेस जैसा कि आपको पता है, एक तो वाटर हो गया, एयर हो गया, और क्या हो गया, लैंड हो गया। ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं जो है उसके जो है जो कि हम लोग स्टडी करते हैं। तो तीनों का ही हम सिविल इंजीनियरिंग में वो आ जाता है। वाटर भी, वाटर सप्लाई और ये सारा कुछ सिविल इंजीनियर देखता है। इसी तरह से जो है एयर पे भी जो भी है, एयर पोल्यूशन भी जो है पहले सिविल इंजीनियरिंग का एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक कोर्स है उसमें रहता था। इसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग था, उसमें सॉलिड वेस्ट हम लैंड में जो भेजते फेंकते हैं, लैंड की वजह से जो पोल्यूशन होता था या अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता था, सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता था,
तो ये सारा एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग के से काफ़ी इसका वो था। तो अभी जो हमने यहाँ पे कोर्सेज बी सिविल इंजीनियरिंग को जो बी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को किया हुआ है, चूँकि उसका बहुत ज़्यादा संबंध है सिविल इंजीनियरिंग का और उस ये आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, तो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज जो है हमारे वो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, उनको हमने इसमें रखा है। जैसे कि सिविल में पढ़ते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में और जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये जो है दोनों का बहुत ही ज़्यादा संबंध है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत संबंध है, तो इसलिए हम लोगों ने वो रखा हुआ है। इसी तरह से सर्वेइंग और रिमोट सेंसिंग वहाँ पे है, सर्वेइंग रिमोट सेंसिंग की हमारे यहाँ पे भी जो है उसकी ज़रूरत होती है, तो उस तरह से वो जो सारा कुछ वो है। इसी तरह से जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो करते हैं, तो अगर उसके बारे में पता है तो वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो ये चूँकि सारा स्ट्रक्चर और वो डैम बनाना है, डैम बनाता है सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर बना रहा है, उसको पता है कि क्या किस तरह से, तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के सारे एस्पेक्ट भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर को पता होना चाहिए, सो दैट वो अच्छी तरह ही विल बी एबल टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल अच्छी तरह से कर पाएगा। इसलिए इसका दोनों का बहुत ज़्यादा संबंध ज़्यादातर कोर्सेज है। लेकिन अभी जो है क्या हुआ है कि अभी ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया है, कि इसमें सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें जो है फिजिक्स की भी ज़रूरत है, केमिस्ट्री की भी ज़रूरत है, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग उसमें होना, मैन्युफैक्चरिंग से भी होता है, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है। चूँकि पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज से होता है, इसलिए केमिकल इंजीनियर की भी ज़रूरत है। इसलिए अभी हमने इसको बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया है। इंटरडिसिप्लिनरी इसमें सारा हमने जो है सभी जो इवन फैकल्टी भी इंटरडिसिप्लिनरी है, बच्चे भी सब इंटरडिसिप्लिनरी सभी से करते हैं। और जो हमारे इलेक्टिव अभी, अच्छा आपको मैं बताऊँ कि अभी जो हमारा जो है नया सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी पास हुई है 2020, अभी जुलाई में ही पास हुई है। हमारे यहाँ सरकार ने अभी उसको वो किया है, कैबिनेट ने पास किया, फिर नई एजुकेशन पॉलिसी आनी है। उसमें सबसे ज़्यादा इसी पे एम्फेसिस दिया गया कि जो भी हमारी एजुकेशन है इट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसको देखते हुए अब ये हो गया, इवन हम लोगों ने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी CBCS सिस्टम लागू किया था। वो CBCS सिस्टम क्या है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक इतना दिस मच क्रेडिट 170 या 240 वो क्रेडिट फिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें उतनी क्रेडिट करना है। और आपके पास ये लिबर्टी होती है कि जो है आप अपनी पसंद का जो कोर्स कर सकें। तो उसमें यही कि कुछ कोर कोर्सेज होंगे, जो मिनिमम कोर कोर्सेज हैं वो तो आपको अपने ब्रांच के हिसाब से करना ज़रूरी है। उसके बाद जो जैसे कि आपके जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, जैसे आपने कहा अभी कि कंप्यूटर से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट हो गया और ज़्यादा IT से, सॉफ्टवेयर से है, तो अब वो हमें आज़ादी है, वो फ्रीडम है किसी भी स्टूडेंट को कि जिस चीज़ में उसको इसकी पसंद है उसके कोर्सेज ज़्यादा कर ले। तो एक तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर लिया, दूसरे जो आधे कोर्सेज जो उसने कंप्यूटर ओरिएंटेड कर लिया वो कर लिया, तो वो उसको भी उतना ही ज्ञान है जितना कि कंप्यूटर इंजीनियर को ज्ञान होगा, क्योंकि उसने भी पूरा इस अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही वो सारा कुछ स्टडी कर लिया है। और प्लस उससे अभी अच्छा इसलिए है कि आपको दो डोमेन का नॉलेज है, एक कंप्यूटर का नॉलेज है, दूसरा आपको नॉलेज है इन्वायरमेंट का। तो जो आप डिसीजन लेंगे, जो आप काम करेंगे, दोनों डोमेन को मिक्स करके करेंगे, तो आप भी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि इस समस्या को आप वहाँ पे जो है वो किया जाएगा। इसीलिए अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। सर, इंसेप्टियो ये वाले क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों से पूछता है। जितने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोग एक एक करके सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम लोग पूछते हैं उनसे जो 3rd ईयर में है, जो अभी 4th ईयर में है, कि एक बच्चे को 1st ईयर से ही कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए अपनी प्लेसमेंट को लेके, या उसको क्या करना है लाइफ में, MS करनी है या कुछ और करना है, हायर स्टडीज़ करनी है, उस चीज़ को लेके कैसे सीरियस रहना है या क्या चीज़ करके रखनी है, वो चीज़ हम पूछते रहते हैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से। तो हम ये चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे एज HOD ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। एक बच्चा घुसा है अभी कॉलेज में जस्ट, तो उसका क्या करियर पाथ रहना चाहिए, उसको कैसे फॉलो करना चाहिए इस अपने 4 साल कॉलेज के, क्या करना चाहिए उसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा कि जी आप क्या किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। एक तो आपने जैसे BTech में एडमिशन लिया और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में लिया है, किसी और ब्रांच में लिया, तो सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा आपका एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं। क्योंकि सारे जितनी फील्ड है सभी जो है में कोई किसी फील्ड में कम नहीं है, बट आपको उसमें एक्सेल करना है। अब आपको अपना देखना है कि आपकी
किस चीज़ में एटीट्यूड है आपका, किस चीज़ में आपकी लाइकिंग है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए आपको करना है। अब जैसे डिग्री करने के बाद कोई भी स्टूडेंट है डिफरेंट फील्ड में जा सकता है। एक तो स्टूडेंट ये करते हैं जिनको कि सबसे पहले जॉब करना है, तो जॉब करना है तो उसको उस तरह से करना है। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए करते हैं तो हायर स्टडीज़ के लिए देखना पड़ेगा। कुछ लोग एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। कुछ लोग जो है साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंटिस्ट बनना है तो उसके हिसाब से अलग है। अब जैसे मान लीजिए किसी को जो है अगर वो बीटेक के बाद, बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करने के बाद उसको जॉब के लिए जाना है, तो जॉब के लिए तो देखिए कुछ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, अभी आपको मैं बताऊं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ को अब ये हो गया है कि आपको एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर रखना ही रखना है और आपको इन्वायरमेंटल कंप्लायंस करना ही करना है। तो अब ये सभी इंडस्ट्रीज़ को समझ में आ गया है कि उनका पूरा एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर होगा, और थोड़ी सी भी बड़ी इंडस्ट्री है तो एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिवीज़न, एक अलग से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही होगा, जिसमें कि दो या कितने ज़्यादा से ज़्यादा पूरा जो है वो इंजीनियर होंगे। तो इस तरह से वहाँ पे उनको उस हिसाब से तैयारी करनी है। दूसरा जो है बहुत से ज़्यादा, अब क्या, इन्वायरमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कि पहले बहुत कुछ नहीं किया गया था, अभी भी जैसा मेरा मानना है कि अभी भी सब लोग इन्वायरमेंट की बातें करते हैं, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम की बातें करते हैं, सॉल्यूशन लोगों के पास नहीं है। लोग ये पोल्यूशन हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम तो है लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हमें बताना है। वहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियर की ज़रूरत है कि हम जो है उसका सॉल्यूशन बताएं। अगर एयर पोल्यूशन है तो ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे करें, वाटर पोल्यूशन है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, थर्मल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कैसे करें, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियर का रोल आ जाता है। उस रोल को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियर की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उसको तैयारी करनी है, अपने को तैयार करना है कि भाई ठीक है, टेक्निकल नॉलेज उसको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और इसी तरह से अगर किसी को बाहर जाना है, जो है एमएस के लिए जाना है, पीएचडी करना है, या तो जो है अगर इंडिया में मास्टर्स करना है तो आपको गेट, एक ग्रेजुएट लेवल गेट होता है, ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट होता है, वो देना पड़ता है, जिसके थ्रू जो है सारा मास्टर्स का प्रोग्राम के लिए इंडिया में एडमिशन होता है, IITs NITs और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है। और बाहर जाना है तो फिर लोगों को GRE लिखना पड़ता है, TOEFL लिखना पड़ता है, तो उन सब की पहले से तैयार होना पड़ेगा। और आजकल जैसा कि हमारे कॉलेज का एक थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड हो गया है कि लोग सिविल सर्विसेज के लिए भी जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर तैयारी करनी है लोग, क्योंकि हमारे बच्चों का इस बार ही 6th रैंक थी, 11th रैंक थी, 33 रैंक थी, जो कि टॉप 100 में काफ़ी बच्चे आए और हर साल ही आते हैं। तो अगर उसकी तैयारी करनी है तो शुरू से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से उनको लग जाना होता है, उधर करें। अगर एमबीए को जाना है तो फिर कैट लिखना होता है, कैट के लिए करें। तो जो जिधर भी पहले उनको तो फर्स्ट ईयर में ही अपना जो है गोल फिक्स कर लेना है और उसी तरह करें, उसी तरह कंसंट्रेट होकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अभी तक जो है हमारे यहाँ चूँकि सारा किसी मास्टर्स एमटेक प्रोग्राम के लिए गेट ज़रूरी हुआ करता था, तो पिछले साल तक जो है गेट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में नहीं हुआ करता था, तो बच्चे जो है सिविल इंजीनियरिंग का गेट का एग्ज़ाम देते थे, जो कि थोड़ा सा ऐसा देखने में आया था, थोड़ा सा टफ था उनके लिए, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ तो करते हैं लेकिन उतने कोर्सेज नहीं करते जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग वाले करते हैं। फिर भी हमारे बच्चे अच्छे थे, मेहनत करते थे, जिसकी वजह से वो गेट में क्वालिफाई करते थे। लेकिन हम लोगों ने कोशिश करके इस बार से जो है गेट का एग्ज़ाम जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी होगा, तो ये यहाँ के बच्चों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिससे कि सारे जो है अगर इंडिया में हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वो जा पाएंगे। तो ये बड़े खुशी की बात है कि अभी जो है गेट का एग्ज़ाम जो है इस साल से पहला साल है जिसमें गेट का एग्ज़ाम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी होगा। उसका हमारे बच्चों को, क्या देश के बच्चों को जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। सर एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आपसे कि आप थे बिट्स पिलानी में, इट इज़ अनदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक DTU। तो मुझे ये पूछना है कि आपके टाइम का कॉलेज लाइफ और अब की जो कॉलेज लाइफ है उसमें आप क्या अंतर देखते हो?
अच्छा, जब हमने इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद मास्टर्स किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद वहाँ से फिर बिट्स पिलानी चला गया, बिट्स पिलानी से पीएचडी किया, बिट्स पिलानी से पीएचडी करने के बाद फिर जो है वहाँ ही मैं 4 साल तक, 4 क्या 5 साल तक मैं एज लेक्चरर रहा वहाँ पे। मेरा ये अपने करियर की शुरुआत हमने वहाँ से ही किया, जो है बिट्स पिलानी से। तो बिट्स पिलानी की रहा, फिर उसके बाद फिर वहाँ के बाद फिर मैं चला गया पंजाब, चला गया वहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रही, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी रहा। फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 2000 में मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 2000 में आ गया था। और मैं यहाँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फुल प्रोफेसर होके आ गया था, मतलब मैं पूरा प्रोफेसर जो है यहाँ पे जब आया तो एज प्रोफेसर ही आया। उसकी वजह से मैं इन्वायरमेंट का भी हेड रहा, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीन भी रहा। जब ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था, तब तो ये हम लोग जो है ये कॉलेज और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट दोनों जो है एफिलिएटेड थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड भी रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीन भी रहा। डीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि डीसी को और एनएसआईटी दोनों को देखने के लिए। तो ये हमारा सफ़र भी काफ़ी लंबा रहा कि सारी पढ़ाई करने के बाद फिर बिट्स पिलानी, फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भी यूनिवर्सिटी में बदलते हुए देखा, और उसमें हमारा योगदान भी रहा, काफ़ी रहा। हमने जो ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, तो उस समय मैं ही डीन था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उस समय जो दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी समस्याएं भी आई थी, उन समस्याओं को दूर किया गया। अब जैसा कि पहले और अब में जो है, जो मेजर डिफरेंस आया है बच्चों में या फैकल्टी में, वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले क्या था कि चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं थी, किताबें थी, किताबें महंगी हुआ करती थी, तो लोगों परचेज 1 या 2 टेक्स्ट बुक खरीदा करते थे, जो एक सब्जेक्ट की, एक से ज़्यादा नहीं करते थे। लाइब्रेरी पे हम लोग सब लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो लाइब्रेरी जाया करते थे। लाइब्रेरी में भी कोई किताब जो है इशू करवाया होती थी, कुछ इशू नहीं होती थी। तो हमारे पास जो है एक लिमिटेशन रहता था कि किसी को पढ़ना है। और जो रिसर्च जर्नल होते थे, जर्नल भी नॉर्मल कॉलेजेस में बहुत कम होते थे, तो रिसर्च जर्नल्स को अगर हमें कंसल्ट करना है तो दूसरी जगह दूसरे आईटीज़ में जाना पड़ता था, दूसरे कॉलेजेस में जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो परिवर्तन आया, ये टेक्नोलॉजी का परिवर्तन आ गया, ये आईटी का ज़माना आ गया। हर चीज़ जो है नेट पे अवेलेबल है, हर चीज़ आपने जो है नेट पे गए, गूगल किया और सारी चीज़ें मिल गई। तो तब के बच्चों में और आज के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि क्या, इवन 12th तक लोगों को पता नहीं होता था कि इंजीनियरिंग के अलावा भी कोई कोर्सेज है या और हम कहाँ कहाँ जा सकते। लेकिन अब वो जो बड़ों ने बता दिया, जो कॉलेज में बता दिया, अध्यापक टीचर्स ने बता दिया, उतना ही हमें पता होता था। लेकिन आज के बच्चों को जो है सभी को ये आईटी रिवॉल्यूशन की वजह से सारी चीज़ें पता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या फैसिलिटी है, और कहाँ का क्या कट ऑफ है, किसको क्या JEE लिखना है तो कितना स्कोर आया, सारी चीज़ें उसको पता है। तब जो है कुछ भी पता नहीं हुआ होता था, और तब जब आते थे, जब कॉलेज ज्वाइन करते थे, तब पता होता था। आज के ज़माने में क्या है कि बच्चे को कॉलेज आया नहीं, कॉलेज के बारे में सारा कुछ पता है। इवन कौन टीचर कैसा है, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या है, वो सब पता है। तो ये परिवर्तन हुआ। और एक आने वाले, अभी तक तो जो परिवर्तन है वो तो ठीक है, अब और भी ज़्यादा परिवर्तन आना है कि अब हम सारा का सारा जो है सिस्टम ही जो है अब ऑनलाइन मोड पे आने वाला है। ये ऑनलाइन मोड पे पहले से ही जो है सोचा जा रहा था और शुरू भी हुआ था। हमारे DTU में भी हम लोगों ने शुरू किया था। 1-2 NPTEL के कोर्सेज जो है सभी को था कि 1 या 2 कोर्सेज जो है ऑनलाइन कोर्सेज करने थे, उसका क्रेडिट मिलता था। लेकिन अभी ये तो कोविड ने आकर के उसको, टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी को लोगों को एक्सेप्ट करने में, कोई नई चीज़ होती है तो लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आती है और उसका अपोजिशन भी होता है। कोई भी चीज़ नया होगा, नई चीज़ चेंज करोगे सिस्टम को, तो आपको उसका अपोजिशन झेलना पड़ता है। लेकिन कोविड के आने से एक ऐसा हो गया कि एकाएक ऑल ऑफ सडन जो हमें बाद में होना था, एकाएक जो सब लोग ऑनलाइन मोड पे आ गए, और चूंकि मजबूरी थी इसलिए ऑनलाइन मोड को सब ने एक्सेप्ट किया। तो आप जैसा देखते हैं आजकल सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड पे चल रही है,
और सब लोग जो है घर बैठे सारा कुछ कर रहे हैं। तो जो मेजर डिफरेंस ये आज आने वाला है, ये ऑनलाइन मोड आने वाला है। और अभी हमारे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी ये कर दिया है कि 25 अभी जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो भी 25% हर कोर्स में जो है वो जो डिलीवरी देना है आपको ऑनलाइन देना है। और उससे जो है अब हम सबको पता चल रहा है कि ऑनलाइन कितना जो है कितना अच्छा है ऑनलाइन चीज़ें। अब मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही है, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है, इससे हमारे कितने रिसोर्सेज बच रहे हैं। इवन हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है, किसी मीटिंग के लिए हम लोग जाया करते थे, अगर दिल्ली में मीटिंग है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से वहीं पे बैठ रहे हैं उतना, और उसकी डिलीवरी भी आउटपुट भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मीटिंग वगैरह का जो कॉन्फ्रेंस वगैरह का आउटपुट मोर और लेस सेम है, बट उसके बदले में हमारे इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारे कितने रिसोर्सेज बच रहे हैं। इसलिए आने वाला समय तो बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगा। हमारी एजुकेशन में भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कहा गया है कि हमारा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन करना है। तो ये उसके लिए हमें कोविड ने थोड़ा जल्दी तैयार कर दिया। अब आने वाले दिनों में हम सब तैयार हो जाएंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस तैयार हो जाएंगे। जैसा कि पता है आपको कि हम लोगों ने तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी ले लिए थे जो है ऑनलाइन, और उसके रिज़ल्ट भी बहुत समय से दे दिया, उसका बच्चों को फ़ायदा हुआ। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन होगा तो बच्चे जो है जो नए आप लोग हैं पुराने ज़माने के बच्चों से और आपके बच्चों में तो फ़र्क तो होगा ही होगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ सर, जैसे एक जो व्यक्ति होता है वो हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसको सीखता रहना भी चाहिए और वो सीखता भी रहता है और हमेशा वो चीज़ पे फोकस कर रहा होता है। तो एक मिशन, जैसे आपने भी बोला कि एक मिशन, एक चीज़ सोच लो कि कॉलेज में आ रहे हो तो क्या करोगे। तो सर अभी एज एन HOD ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, व्हाट इज़ योर मिशन? अच्छा, जैसा कि ये ज्ञान क्या है कि ज्ञान कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसको हर चीज़ का ज्ञान है। तो सभी का ये होता है कि कुछ न कुछ हर चीज़ से सीखता रहता है। कुछ लोग, जैसे अब आप लोगों ने पढ़ाई की, पढ़ाई से सीखा, फिर धीरे धीरे पूरे लाइफ में ही आदमी को सीखना पड़ता है। सीखना इस तरह से पड़ता है कि आदमी को जो है जो भी एक्सपीरियंस होता है, नए नए लोगों से मिलता है, नई नई चीज़ें देखता है, तो वो सारा उस एक्सपीरियंस से सीखता है। हम लोग भी रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। अब जैसा कि ये IT है, IT के बारे में हम लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं। जब हमने जब मास्टर्स किया था, BHU में मैं था, तो मेरे को याद है जो हमने कंप्यूटर यूज़ किया था वो क्या होता था कि जो है जितना बड़ा ये रूम है इतना बड़ा कंप्यूटर था, और आज हमने जा कर के उसका इनपुट दिया तो 2 दिन बाद उसका आउटपुट मिलता था। तो हम लोग तो उस समय के हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये डेस्कटॉप आया, फिर डेस्कटॉप का थोड़ा सा हुआ, फिर लैपटॉप आ गया, लैपटॉप के बाद भी फिर जो मोबाइल आ गया, मोबाइल पे तो सारी दुनिया ही आपके मोबाइल पे आ गई। तो ये किस तरह से ये चेंजेज आए, इसलिए समय के हिसाब से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए तो सभी को तैयार होना है, और तैयार जब होना है और तो इसलिए सीखना भी पड़ेगा। वैसे भी ज़िंदगी भर जो है आदमी को सीखता रहता है, लास्ट स्टेज तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो इसी तरह हम लोग का भी जो है, हम लोगों ने जब पढ़ाई किया, फिर ये रहा कि हमारा तो कुछ ऐसा ये रहा कि हम एजुकेशन फील्ड में आएंगे। शुरू में तो ये था कि सिविल सर्विसेज में हम भी जाएंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज का बाद में ये हुआ कि कुछ बिट्स पिलाने में जाने के बाद ये हुआ कि नहीं, चलो जो है ये एकेडमिक्स ऐसा है जिसमें एकेडमिक्स में हम जो है ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा समाज को ज़्यादा दे सकते हैं। और उसमें मैं थोड़ा कामयाब भी रहा कि हमने समाज के लिए जो है हमें बच्चों को हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका वैसा मैं कर भी पाया, क्योंकि लोग बहुत सोचते हैं कर नहीं पाते। मैं लकी रहा कि जो सोचा था मैंने वो किया। उसी तरह से अब क्या हुआ, एक स्टेज के बाद फिर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, और कुछ और अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर सकते हैं वो देखना होता है। तो जैसा कि अभी एक तो ये नेशनल बोर्ड्स ऑफ एक्रेडिटेशन है, और नेशनल NAAC है, NBA और NAAC है, जो कि वो करता है कि जा करके देखता है कि आपकी जो भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेंटेन है कि नहीं है। तो जब अगर स्टैंडर्ड मेंटेन है तो उसको ग्रेडिंग करते हैं। तो इंस्टीट्यूट की ग्रेडिंग उसी हिसाब से होती है कि अच्छा या ख़राब है, उस हिसाब से किया जाता है। तो ये NBA जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जितने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है,
उनको NBA कराना होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन होता है, वो ग्रेडिंग करता है। उसी तरह से दूसरा NAAC है जो यूनिवर्सिटीज़ का करता है। तो मैं दोनों का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए पूरे यूनिवर्सिटीज़ को जाता रहता हूँ, पूरे देश भर में जाता रहता हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एक्रेडिटेशन के लिए, कॉलेजेस के लिए। तो वहाँ पे भी मैं जा कर के जो भी इतने दिन का हमारा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को, प्लस उस इंस्टीट्यूट को, मैं ये, एक तो होता है कि उनको ग्रेडिंग करना है, इसलिए उनका एक तरह से इंस्पेक्शन करना है। तो जनरली मैं ज़्यादा इंस्पेक्शन की तरफ ध्यान, इंस्पेक्शन तो होता है लेकिन इंस्पेक्शन नहीं दे के ये भी काम होता है कि भाई ठीक है, उनको कैसे वो अपनी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, कोई कमी है तो उसकी वो दूर करे, इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो फिर ये किया जा रहा है। दूसरा, अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीप का प्रोग्राम स्टार्ट किया जो है MHRD ने, कि जिसमें जो है सीनियर लोग हैं उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे हो, तो लीप का प्रोग्राम वो पहले यहाँ पे जो है कुछ दिन 15 दिन के लिए यहाँ पे ट्रेन करते हैं, फिर एक हफ्ते के लिए बाहर देते हैं। तो उसको लीप के लिए भी हमने अभी वो किया हुआ है कि लीप के लिए भी वो है। प्लस अब ये कि जितना एक इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सके, अच्छी तरह डेवलप कर सके, वो करें। इसी तरह हमने यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो लेबोरेटरीज़ हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो दैट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज़ है। हमने इतनी अच्छी लैब्स बनाई हुई है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की, जिसको कि जो है सारे जो है एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से हो सकते हैं। और उसी तरह एक हमने यहाँ पे वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर भी शुरू किया है, जिसमें कि वाटर के बारे में जो है कि जितना भी स्टडी हो सकती है, जितना भी रिसर्च हो सकता है, या जितना भी जो है हम लोग एडवाइस कर सकते हैं गवर्नमेंट को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, वो करते हैं। उसमें जैसे कि अभी वाटर पोल्यूशन पे देर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसका एक वहाँ पे एक PSU है, वेबकोस, जो कि वाटर के फील्ड में काम करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम करती है। उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, और डायरेक्टर होने की वजह से मैं जो है उनको भी काफ़ी एडवाइस देता रहता हूँ उनको कि किस तरह से वो करें। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जो भी कंट्री भर में इंडस्ट्रीज़ लगती है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उनको भी क्लियरेंस देना होता है कि वो सारा इन्वायरमेंटल नॉर्म्स पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रदूषण वगैरह जो भी इफेक्ट इन्वायरमेंट पे है वो सारा कंसिडरेशन किया है कि नहीं। उन कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, तो महीने में उसकी भी मीटिंग होती है एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में, वहाँ भी जाता रहता हूँ। और एक NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये जो है जितनी गंगा की जितनी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनको कैसे पोल्यूशन से बचाएं, कैसे जो उसको उनकी जो स्थिति है उस स्थिति को कैसे मेंटेन करें। तो NMCG के भी हम जो है उनके एडवाइस के लिए जाते रहते हैं। और इसी तरह से जो है आपका एक है जो पूरे देश की नदियों के बारे में देखता है, NRCD, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट। NRCD है जो NMCG तो केवल गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को के लिए देखती है कि पोल्यूशन से कैसे बचाया जाए, उसको स्टेटस उसका कैसे मेंटेन किया जाए। NRCD है जो पूरे देश की नदियों को देखती है, तो उसका भी मैं एडवाइस के लिए या अप्रेजल के लिए जाता रहता हूँ। तो इस तरह से पूरे देश के लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग जो है। इसी तरह से दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, तो दिल्ली उसको भी, उसके बोर्ड मेंबर भी मैं हूँ। एज ए बोर्ड मेंबर जो है जो भी मीटिंग होती है हमने कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ। अभी जो है यहाँ पे ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT है, NGT के बारे में सुना आपने, तो उसमें यमुना मॉनिटरिंग कमेटी है, कि कमेटी यमुना मॉनिटरिंग कमेटी बनाया, जिसका कि ये काम है कि दिल्ली में जो है यमुना है, जो यमुना का क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा ही डिग्रेड हो गया। यमुना जो एक नदी है, हमने यहाँ पे दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया कि वो नदी कहने में भी लोगों को वो लगता है कि जो है कि ये नदी सिर्फ कहलाने लायक नहीं रह गई। तो उसके लिए जो है ऑनरेबल NGT ने यमुना मॉनिटरिंग कमेटी बनाया है, तो समय समय पे हम लोग जो है उसको भी एडवाइस देते रहते हैं। प्लस जितनी दिल्ली और आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इन्वायरमेंटल के लिए कंसल्टेंसी चाहिए, तो हमने सारी इस इंडस्ट्रीज़ को जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो है इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी भी देते हैं। वो आते हैं आसपास की इंडस्ट्रीज, they are very much benefited from us, from our department, from us. So we contribute a lot for the society, for the country, for the Delhi, and for as a whole in the country.
सर प्रोफेसर्स की ये वाली साइड काफ़ी कम बच्चे जानते होंगे, जो आपने हमें बताया आज कि हाउ प्रोफेसर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशन, एंड आई एम रियली प्राउड कि आई एम लाइक सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू। हम लोग खुद ही और विद माय सीनियर्स, अभिषेक इज़ वन ऑफ देम, विशाल, मोहित, समन, हम लोग सारे मिलके एक एनवायरमेंटल का न्यूज़लेटर शुरू कर रहे हैं विद योर परमिशन। और उस चीज़ के बारे में वो अभी तक अप्रूव हो चुका है, उसका नाम है पर्यावरणम। आपका उसको लेके क्या थॉट है? अच्छा, जैसा कि अब आईटी का ज़माना आ गया है, जितना भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना भी लोगों के पास तक जा सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। अब पहले जैसा नहीं रह गया कि लोगों को जो भी ज्ञान है अपने पास ही रखना है। अब ऐसे माध्यम आ गए कि हम जो है, जो भी हमारे पास ज्ञान है वो सभी को पता चले। जो भी अच्छी चीज़ें हम अपने पास रखे रहेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। तो वो जो है पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और लोगों के बीच में जाना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। उसको जो है ध्यान में रखते हुए, अब जो आप लोग के बच्चे, आप और जो है अभिषेक और आप लोग का पूरा ग्रुप आया, तो ये इच्छा बच्चों ने भी जगाई और हमारी फैकल्टी की भी इच्छा थी। जो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, या जो भी हमारा ये जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट के फील्ड में कर रहा है, लोगों को पता भी तो चले। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के लिए, और वो बच्चों को ही पता नहीं रहता है। उसको इसलिए नहीं पता रहता है, कभी उनको ऐसा मौका नहीं मिला, या उनसे बात नहीं हुई, या कोई ऐसा फोरम नहीं रहा जहाँ उनको बताया गया। उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमने जो है ये न्यूज़लेटर जो है आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने उसको कहा कि नहीं, इस न्यूज़लेटर को बिल्कुल उसका बढ़ावा देना चाहिए, उसका करना, उसको जो है यहाँ से पब्लिश करना चाहिए। शुरुआत पहले हम ऑनलाइन से करते हैं। उसके लिए हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी से भी बात किया, उन्होंने भी उसको इनकरेज किया। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उस चीज़ को जो हम इन्वायरमेंट के बच्चे, यहाँ के हमारे फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर जो भी कर रहे हैं, या जो भी करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं, पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। और जो हमें पता है, या हम उनको बता सकते हैं कि नहीं, ये इससे करने से ये फ़ायदा है, इससे करने से ये फ़ायदा नहीं है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या जो डेवलपमेंट हो रहा है इन्वायरमेंट के फील्ड में, या जो भी नया लेजिस्लेशन आ रहा है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसको हम उस न्यूज़लेटर में वो जो है डालना चाहेंगे। और जो हमारे जो है स्टूडेंट है, जो आजकल क्या है कि जो नई जनरेशन आ रही है, उसको नई जनरेशन वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा जिज्ञासु है, वो ज़्यादा उसको नॉलेज ज़्यादा है, उनको नॉलेज लेने की उनको जो है वो जिज्ञासा ज़्यादा है। तो उन सभी के क्या है, क्योंकि अगला आने वाला भविष्य तो आप लोगों का ही है। तो वो आप लोग को जो विचार है, बच्चों को जो विचार है, उसमें इनोवेटिव जो आइडिया है उसमें डालेंगे। उस जो इनोवेटिव आइडिया है, अगर किसी को पसंद आई तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। प्लस जो हमारे जो विचार हैं और लोगों के उसमें जाएंगे, बच्चों के विचार जाएंगे। इसको देखते हुए जो है ये जो है वो ये न्यूज़लेटर की शुरुआत करनी है। इसमें आप सब जितना ही ज़्यादा योगदान आप लोग का रहेगा, और उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही समाज को भला होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, हम लोग बच्चों को सबसे पहले ये सिखाते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, एक तो होता है कि अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके हमें एक अच्छी सी जॉब मिल गई और एक अच्छा पैकेज मिल गया। कुछ अच्छा पैकेज का मिल गया, वो तो अच्छा है, लेकिन हमने कॉलेज के लिए क्या किया, हमने समाज के लिए क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया, उसको भी हमें सोचना है। तो हमें हर चीज़ में वो देखना है कि हमने कंट्री के लिए क्या किया, हमने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो उन सब चीज़ों को वो चीज़ें वो भावना को डालते हुए ये न्यूज़लेटर में हमने ये डालना है कि हम समाज के लिए क्या करेंगे। अब वो हमारे इंस्टीट्यूट में भी और यूजीसी ने भी किया हुआ कि एक आउटरीच प्रोग्राम, मीन्स जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे समाज को क्या फ़ायदा है। आपने इतना बड़ा रिसर्च कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें कुछ फंडिंग लग रही है, फंडिंग में गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट का पैसा क्या है, वो पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा क्या है, ये जो हमारे जो रिक्शे वाले हैं, जो वो मतलब सभी टैक्स का ही तो पैसा सरकार के पास आता है। तो जब हम उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं, उससे हम केवल अपना फ़ायदा लेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो हम समाज को क्या रिटर्न देंगे, हम उस समाज को रिटर्न देना पड़ेगा। वो ऐसी हमारे में भावना होनी चाहिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसमें ये चीज़ हो,
और वो न्यूज़लेटर के फॉर्म में और फॉर्म में लोगों को पता चलेगा, फिर वो हमारे पास अप्रोच करेंगे, हम उनकी कोई समस्या अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, और ये भी होगा कि हमने समाज के लिए कुछ योगदान किया। तो हमारे ख्याल से ये जो न्यूज़लेटर होगा वो इस डायरेक्शन में भी एक वो करेगा। सर बिल्कुल सर, इंसेप्टियो की जितनी भी हमारी टीम के लोग हैं सब लोग आर अ पार्ट ऑफ दिस न्यूज़लेटर। सर और पूरी इंसेप्टियो की टीम की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे टू यू। थैंक यू वेरी मच Sir, थैंक यू आप सब पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है इतना शुरुआत अच्छी की, और ये जो है यूनिवर्सिटी के लिए भी एक अच्छा है कि एक अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं, न्यूज़लेटर ले आ रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, उसकी क्लिपिंग डालते हैं, तो ये जो है एक तो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम को भी सर बहुत- इट वाज आवर ऑनर टू हैव यू विद अस। बहुत सारे इंटरव्यूज हमने पहले लिए हैं, बट ये प्रोफेसर वाला फर्स्ट इंटरव्यू है, वी कंसिडर्ड आवर प्रोफेसर फर्स्ट।